हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। इसके पार्ट 6 हम कर चुके हैं। दिस इज़ द पार्ट 7 और इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स है मतलब आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ डिजीज़ हो जाती हैं जो आपको जेनेटिक मतलब आपके पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके अंदर आती है। इनका कोई क्योर नहीं होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा? पूरा का पूरा क्रोमोसोम अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन मेंडेलियन में क्या होगा? कोई जीन जिसको मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर बोला था, वो अफेक्टेड होता है। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे। दीज आर डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन इन द सिंगल जीन और फैक्टर। ठीक है, ये कैसे डिटरमाइन होते हैं? एक सिंगल जीन के अंदर ऑल्ट्रेशन हो गया और मेंडल ने इसको क्या बोला था? फैक्टर बोला था। दीज डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट टू द ऑफस्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और जो मेंडल ने हमें प्रिंसिपल बताए थे इनहेरिटेंस के, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। जो इनका पैटर्न होता है उसको हम पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी कर सकते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में पेडिग्री एनालिसिस किया था कि ये ऑटोसोमल डिजीज़ है, ये रिसेसिव डिजीज़ है, ये एक्स लिंक्ड है, तो वो हम पेडिग्री को देख के पता लगा सकते हैं, मतलब स्टडी कर सकते हैं डिसऑर्डर्स को। तो इसके अंदर आपको कुछ डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स भी करने हैं, जैसे कि आपको हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जो आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपको हर डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है? सेक्स लिंक्ड है, मतलब इसका जो जीन है क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट नहीं है। और कैसी डिजीज़ है? रिसेसिव डिजीज़, जहाँ पे स्किप ऑफ जनरेशन हो सकता है। शोज इज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? जैसे किसी की मदर है, उसमें ये क्या होगा? ये डिजीज शो नहीं होगी, कैरियर की तरह काम करेगी उसकी मदर, और क्या करेगी? अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस डिजीज़ को, ठीक है। तो क्या होगा? स्किप ऑफ जनरेशन होगी इसके अंदर, कि फीमेल में जो मदर थी उनकी उसके अंदर क्या हो रहा था? इसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा था, वो कैरियर की तरह काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके जो सन है, उसके जो सन है उसमें वो ट्रांसमिट कर देगी और वहाँ पे वो शो भी होगा। होता क्यों ये? कोज क्या है इसका? ए सिंगल प्रोटीन विच इज़ ए पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। तो इसमें क्या होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग के आपके फैक्टर्स होते हैं, जो आपने फैक्टर देखा था 12 फैक्टर्स जो होते हैं, उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक फैक्टर आपका फैक्टर 8 और एक होता है आपका फैक्टर 9, ठीक है। ये फैक्टर क्या होते हैं? आपके अफेक्टेड हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। सिंपल सा कट आपको लग गया तो क्या हो जाएगा? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। छोटा सा कट लगा था थोड़ी सी, अगर वहाँ से अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट ना लो तो क्या हो जाएगा? वहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। और डेथ भी हो सकती है अगर खासकर ऐसी जगह पे इंजरी हो, जैसे कि ब्रेन वगैरह में। तो सिंपल कट क्या हो जाएगा? उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ब्लीडिंग आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है, कुछ केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। हेट्रोजाइगस फीमेल एक्ट्स एज कैरियर फॉर हीमोफीलिया एंड मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। तो जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी वो क्या करेगी? कैरियर का काम करेगी। सपोज ऐसे फीमेल क्या होती है? एक्स एक्स होती है, तो इसमें से एक पे क्या होगा? ये कैरियर की तरह काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन बोल रहे हैं। तो जब भी ऐसा केस, तो जो हेट्रोजाइगस फीमेल है वो क्या करेगी? कैरियर का काम करेगी हीमोफीलिया के लिए, और वो क्या करेगी? अपने इस डिजीज़ को सन्स में, उसके जो बेटे हैं उन पे ट्रांसफ़र करेगी। द पॉसिबिलिटी ऑफ हीमोफीलिक फीमेल इज़ वेरी रेयर। जो अगर आपको एक ऐसी कंडीशन चाहिए कि जहाँ पे आपकी कोई फीमेल है वो हीमोफीलिक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन होने के लिए क्या होना चाहिए? उसकी मदर है वो कैरियर होनी चाहिए और फादर क्या होना चाहिए? हीमोफीलिक होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं। इसमें एग्जांपल जो आपकी क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी जो फैमिली पेडाग्री है वो शो करती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीमोफीलिक डिसेंडेंट्स हैं, क्योंकि वो क्या थी? कैरियर थी डिजीज़ के लिए। क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की आपकी क्वीन थी। जो आपकी अब जो करंट क्वीन है एलिजाबेथ, वो क्या? उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है क्वीन विक्टोरिया की। तो इनकी फैमिली ट्री में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हीमोफीलिक डिसेंडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या थी? कैरियर थी हीमोफीलिया की। ये है क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। ये क्या थी? कैरियर थी फॉर द डिजीज़ हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है ये भी दो टाइप का हो सकता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप होती है उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपका हीमोफीलिया सेकंड वाला है वो उसके लिए क्या होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 वाला है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका हीमोफीलिया। नेक्स्ट जो डिजीज़ आपकी वो है थैलेसीमिया। ये कैसी डिजीज़ है? ये भी ऑटोसोमल है और रिसेसिव है। ऑटोसोमल लिंक्ड है और रिसेसिव है, मतलब इसके जो जीन्स हैं
जो आपकी हीमोफीलिया थी वो क्या थी, सेक्स लिंक थी, ये कैसे आपकी ऑटोसोमल लिंक डिजीज़ है। इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर या ब्लड डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये जो भी आपके डिसऑर्डर आप पढ़ोगे क्या होंगे, आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे या ग्रैंड पेरेंट्स से आएंगे। बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन, और इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों पार्टनर्स क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे, कैरियर का काम करेंगे। ठीक है, कोज क्या होता है, कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स अल्फा या बीटा दैट मेक्स द हीमोग्लोबिन। आपकी बॉडी में क्या होता है, जो आरबीसीज होती है उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर दो चेन होती हैं, दो अल्फा की और दो बीटा की। तो इस डिजीज़ में क्या होगा, जो इनका ग्लोबुलिन चेन्स का जो रेट ऑफ सिंथेसिस है वो कम हो जाता है, या तो अल्फा का हो सकता है या बीटा का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एंड देन एनीमिया। तो इससे क्या होगा, जो आपके जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो ढंग से नहीं बन पाएंगे, या तो कम बनेगी या उनकी शेप या साइज़ क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, और इससे फिर क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। थैलेसीमिया मेनली क्या होता है, दो टाइप का होता है, अल्फा एंड बीटा। इसमें क्या होगा, व्हेन ए जीन और जीन्स रिलेटेड टू अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन आर मिसिंग। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अल्फा ग्लोबिन चेन है और दूसरा क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन है। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन के जीन में डिफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया उसको बोलेंगे। अगर बीटा ग्लोबिन के प्रोटीन में क्या है, डिफेक्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया। इस डिसऑर्डर को कौन कंट्रोल करते हैं, दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स होते हैं, इनको बोलते हैं HbA1 एंड HbA2। और कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16, मतलब हर एक पेरेंट के, फादर के HbA1 HbA2 दो उसके, और दो क्या है, मदर के, मतलब टोटल क्या है, चार जीन है जो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, एक सिंगल जीन है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, HBB, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है ईच पेरेंट्स के अंदर। ठीक है, ईच पेरेंट, तो मतलब टोटल क्या है, दो जीन है जो इसको कंट्रोल करते हैं। आसान है बिल्कुल। थैलेसीमिया और एक और डिजीज़ होती है सिकल सेल एनीमिया, दोनों में एनीमिया ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो आपका थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो ग्लोबुलिन्स की चेन्स है वो कम बनने लग जाती हैं। मेनली क्या होता है, शेप ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, कुछ कुछ केस में शेप भी इफेक्ट होती है, जैसे कि नॉर्मल शेप क्या होती है, बाई कनकेव होती है, इसमें थोड़ी सी इस तरह की शेप हो जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, साइज़ में डिफेक्ट आ जाता है, साइज़ क्या होता है, स्मॉल हो जाता है आरबीसीज का। और जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है वो क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, क्वांटिटी कमियां ज़्यादा हो रही है आपकी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की और आरबीसीज की, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव। उसकी जो क्वांटिटी है वो तो क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, जो फंक्शनिंग है ग्लोबिन की वो क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, फिर आरबीसीज की शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सिकल सेल एनीमिया क्या हम नेक्स्ट डिजीज़ में पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है दोनों के बीच में, ये क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ये क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। इसमें साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, साइज का ज़्यादा वो नहीं है, शेप चेंज हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होगा, एनीमिया होगा, और कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जो आपका हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन्स, उनमें डिफेक्ट आ सकता है। अगर अल्फा वाले के जीन में आएगा तो अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, अगर बीटा वाले में आएगा तो क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया। इनके जो भी क्रोमोसोम है उनको आपको ये लर्न करना है, जैसे कि अल्फा में 16 क्रोमोसोम है और बीटा वाले में क्या है, क्रोमोसोम 11 है, उसमें HbA1 और HbA2 जीन है, यहाँ पे क्या है, HBB जीन है। नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी सिकल सेल एनीमिया। ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, मतलब इनहेरिटेड अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन होता है, खासकर जो USA वगैरह में। कैसी डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। कैसे ट्रांसमिट होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जब दोनों के दोनों पार्टनर्स क्या होंगे, कैरियर होंगे जीन के लिए। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbS। अगर आपका HbS दोनों HbS आ रहे हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन आ रही है, तो उससे क्या हो गया, आपको डिजीज़ वाला फिनोटाइप आएगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई कि एक है HbA एक है HbS, तो कैरियर का काम करेगा। अगर दोनों HbA है तो क्या आएगा, वो नॉर्मल होएगा, ना ही कैरियर ना ही डिजीज। ठीक है, HbS वाला हो गया तो क्या होगा, डिजीज वाला। HbA HbS दोनों है तो कैरियर, HbA है तो क्या होगा, नॉर्मल होएगा। देयर इज़ 50% पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। अब अगर किसी के पेरेंट्स में क्या है, वो डिजीज़ है, तो 50% चांस होते हैं कि वो उसके प्रोजेनी में भी जाएगा। किस वजह से होता है ये,
एक सिंगल बेस पेयर चेन से कोज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। एक आपका एमिनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। कहाँ पे, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन चेन था उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया, वेलिन आ गया, और उसी से क्या हो गया, इतना बड़ा डिसऑर्डर हो गया। GAG था, इसकी जगह पे क्या आ गया, GOG। GAG किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, उसकी जगह पे क्या आ गया, ए की जगह पे यू आ गया, एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, वेलिन के लिए कोड करेगा ये। इससे क्या होगा, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। जब भी ऑक्सीजन की टेंशन कम होगी तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीमराइजेशन कोज करेगा। इससे क्या हो जाएगा, जो आरबीसीज की शेप है जो बाई कनकेव डिस्क लाइक होती है उससे क्या हो जाएगी, सिक्कल शेप हो जाएगी वो से। उसकी जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली क्या होती है, बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज का, आपको आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। उससे क्या हो जाएगा, सिक्कल शेप, सिक्कल शेप क्या हो जाएगी, उसकी शेप हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो सेल्स हैं जो सिक्कल शेप हो चुकी हैं दे डाई अर्ली एंड कोजेज शॉर्टेज ऑफ हेल्दी आरबीसीज। ये क्या हो जाएंगी, नॉर्मली आपकी क्या बन रही है, ऐसी वाली जो डिफॉर्म्ड है ऐसी वाली आरबीसीज बन रही हैं और वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी हेल्दी आरबीसीज की। इससे क्या होता है, कई बार ये जो सिक्कल शेप है इससे ये ब्लॉकेज भी कर देते हैं आपके पाथवेज के अंदर। नॉर्मल आरबीसीज हैं वो क्या होती हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, कहीं से भी पास हो सकती हैं, टिश्यूज़ की एपिथेलियम से निकल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इनका साइज़ अलग हो गया तो कहाँ पे क्या, ये ब्लॉकेज कोज कर सकते हैं कहीं कहीं जगह पे। तो ब्लॉकेज होगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है लेग्स में, कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में, हैंड में, कहीं पर भी आपको पेन हो सकता है, आर्म्स में। अगर इस डिजीज़ की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली अफेक्टेड होते हैं इस डिजीज़ से। अगर किसी को ये डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया तो उसकी मैक्सिमम एज मानी जाती है 42 या 48 ईयर्स तक। अगर मेल है तो 42 ईयर, फीमेल है तो 48 ईयर, यहाँ तक मतलब डाटा के अकॉर्डिंग देखा गया। क्योर तो किसी भी डिजीज़ का नहीं है, जितनी भी आप ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर पढ़ोगे इसके अंदर कोई भी क्योर नहीं होगा। ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या होगा, मेडिकेशंस हो सकती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते रहें टाइम टू टाइम, और रेयरली कई बार क्या करना पड़ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपका थैलेसीमिया है उसमें भी यही केस होंगे ट्रीटमेंट के लिए, या तो क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं उनको, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये जो आपकी डिजीज़ हैं ये इसी मेथड से ट्रीट हो सकती हैं। अगर थैलेसीमिया की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो और भी कम हो जाती है 30 ईयर्स के अराउंड। वहाँ पे क्या थी 42 to 48, यहाँ पे क्या होता है मोस्टली 30 ईयर्स तक ही इनकी लाइफ स्पैन होती है। और ये जो हीमोफीलिया है इसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड क्लोटिंग अफेक्ट हो जाती है, तो इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं टाइम टू टाइम थ्रू वीन्स। ठीक है, वीनस इंजेक्शन दे सकते हैं इनको, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्योंकि इसमें क्या था, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर थे जो वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो जिसमें ब्लड क्लोटिंग 8 वाला कम है तो उसमें 8 वाला इंजेक्ट कर देंगे, जिसमें 9 वाला कम है उसमें 9 वाला इंजेक्ट कर देंगे। तो टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, उनको इंजेक्शंस देते रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे, जिंदा रह सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया में क्या है, नॉर्मली आपको बस क्या करना है, इंजेक्शंस देने हैं टाइम टू टाइम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के, उससे वो क्या करेंगे, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम थैलेसीमिया की और सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन चलती रहेंगी उनकी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा टाइम टू टाइम, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हेल्प से भी उनको हम सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योर कोई भी नहीं डिजीज़ का, क्योंकि ये क्या है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, इनका कोई भी क्योर नहीं होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।